So the Limited Liability Partnership Act 2008 came into force on 7 January 2009. तो भाई फिर 9 बोले कि 8 बोले, तो बोले पास तो 8 में हो गया था ना पार्लियामेंट में, इसलिए 2008, और उसके बाद ये पूरे भारत पे लागू हो गया। नया कॉन्सेप्ट है, एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें आपको फायदा दोनों का मिलता है, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है, कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिलता है, तो पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर मिलता है, बहुत कुछ वहां से भी मिलता है। तो मैं बोल सकता हूं कि चूंकि इसमें दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक मिक्सचर है, तो ये एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एलएलपी के अगर कुछ की फीचर्स अगर देख लें हम यहां से, तो क्या क्या है? न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड लायबिलिटी, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड कैपिटल। एलएलपी अपने पूरे एसेट्स को लेके लायबल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बॉडी कॉर्पोरेट के डिफिनेशन में इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी चारों आती हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो सारी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की वो नहीं आती हैं। बिजनेस के डिफिनेशन में सारे ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस वगैरह सब कुछ आ जाती है, एक्सेप्ट वो सारी एक्टिविटीज या वो सारे बिजनेसेस जो सीजे ने एक्सक्लूड कर रखे हैं स्पेसिफिकली बाय नोटिफिकेशन। सेक्शन 7 में जिसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है उसे हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। तो बिजनेस भी हो गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो गया। फाइनेंशियल ईयर बोले फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 6 महीने से छोटा नहीं होना चाहिए, 6 चलेंगे, 6 से ज्यादा चलेंगे, लेकिन अगर हाँ 7, 8, 9, 10 महीने कितने का भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने से छोटा नहीं हो सकता आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और 17 महीने 29 दिन से बड़ा नहीं हो सकता, ये अपन ने किया था फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही बोल रखा है कि सबका फाइनेंशियल ईयर रेगुलर रहेगा सेकंड से लेके, तो क्या रहेगा सेकंड फाइनेंशियल ईयर, थर्ड फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल होंगे फर्स्ट के बाद वो सारे तो रेगुलर हो जाएंगे। कहां से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फॉरेन एलएलपी मतलब वो एलएलपी जो बनी इंडिया के बाहर है लेकिन उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश की है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब वो जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है अथवा किसी प्रीवियस लॉ के तहत रजिस्टर हुई है, ऐसा लिख देते अगर इसके पहले कोई एक्ट होता है एलएलपी का, तो जैसे कंपनी में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो फिर एलएलपी मींस एन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बहुत बढ़िया। एलएलपी एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? बोले जिसमें पार्टनर्स के आपस में राइट और पार्टनर्स के एलएलपी के प्रति जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज वगैरह हो, उस अग्रीमेंट या उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं एलएलपी अग्रीमेंट। बनाना कंपलसरी अंडर सेक्शन 23, और आप इसको कब भेज सकते हो आरओसी को? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 डेज। याद आ रहा है अपन ने पहले पढ़ा था इसको। पार्टनर किसे बोलते हैं? जो एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में, इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी अग्रीमेंट, जो व्यक्ति एलएलपी का पार्टनर बनता है उसको फॉलो करते हुए, एलएलपी अग्रीमेंट को फॉलो करते हुए जो व्यक्ति एलएलपी का पार्टनर बनता है उसको हम एलएलपी का पार्टनर बोलते हैं। सही जा रहे हैं कि रिवीजन में एकदम बिल्कुल देखते जाओ, एकदम क्विक क्विक है ना, चीजें रिकॉल होनी चाहिए। स्मॉल एलएलपी किसको बोलते हैं बताइए? तो बोले जिसका टर्नओवर 25 सॉरी जिसमें सारे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन मिला के 25 लाख से ज्यादा नहीं हो, और ओवरऑल टर्नओवर जिसका लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के हिसाब से 40 लाख से ज्यादा ना हो। ये 25 लाख की कंट्रीब्यूशन और 40 लाख का मैक्सिमम टर्नओवर, ये करंट लिमिट है। कल को सरकार ने ये लिमिट बढ़ाई तो कंट्रीब्यूशन की लिमिट बढ़ा के कहां तक जा सकती है? मैक्सिमम 5 करोड़, और टर्नओवर की लिमिट कहां जा सकती है? मैक्सिमम 50 करोड़। तो ये तो कल को अगर बढ़ाई तो उसकी बढ़ाने की मैक्सिमम रेंज है। हाल फिलहाल करंट लिमिट 25 लाख और 40 लाख है। ठीक, एक सीधी सीधी बात है, मेरी बात सुनो। 25 बढ़ाए कि 25 पहले आएगा गिनती में कि 40 पहले आएगा? 25 पहले आएगा, 40 बाद में आएगा। और डिक्शनरी में कंट्रीब्यूशन का सी पहले आएगा, टर्नओवर का टी पहले आएगा? सी। तो पहले पहले वाले साथ साथ में, बाद बाद वाले साथ साथ में। अब याद रहेगा आपको? आ गया समझ में लॉजिक? तो कंट्रीब्यूशन की लिमिट 25 लाख है। कंफ्यूज जब दिमाग में आ जाए कि किसकी 25 थी किसकी 40, तो ये वाला लॉजिक लगा देना, भूलोगे नहीं। कंट्रीब्यूशन की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख और टर्नओवर की मैक्सिमम लिमिट 40 लाख। डन। और ऐसे भी 5 करोड़ ओवरऑल लिमिट है और इधर 50 करोड़ है, 1:10। चलो, इसके अलावा ये तो 2 रिक्वायरमेंट है, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। दोनों में से एक भी चीज ज्यादा हो गई तो फिर वो स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाएगी। तथा इसके अलावा अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हो और अगर उन रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हो यानी फुलफिल कर रहे हो, तो भी आपके एलएलपी को स्मॉल एलएलपी बोल सकते हैं, बशर्ते सरकार ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कभी नोटिफाई करेगी और आपके एलएलपी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी तो आप टर्नओवर और
कंट्रीब्यूशन के अलावा दूसरे कारण से भी स्मॉल बन जाओगे, कहला जाओगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट या प्रिस्क्राइब कुछ आया नहीं है। तो हाल फिलहाल तो ऊपर वाले दो तरीके से ही स्मॉल एलएलपी बनती है। चलें, क्या चाहे जो हो जाए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे? हाँ, बोले जब तक कि अलग से प्रोवाइड नहीं करे सरकार कानून कि भाई आपको फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक कि अदरवाइज प्रोवाइड ना कर दे तब तक तो जनरल रूल यही है कि पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे पार्टनर बनने के लिए क्या जरूरी है? बोले एलएलपी का पार्टनर कोई भी इंडिविजुअल यानी नेचुरल पर्सन या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल को एलएलपी का पार्टनर बनना है तो यह तय करना पड़ेगा कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं हो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं हो और उसने इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी हो और अगर वो एप्लीकेशन भी पेंडिंग हो तो ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब जो कभी इंसॉल्वेंट घोषित हुआ है लेकिन अभी तक इंसॉल्वेंसी से बाहर नहीं आया है। इससे अपने को समझ में आ गया था कि इंसॉल्वेंसी से आदमी बाहर आता है, जिंदगी भर इंसॉल्वेंट नहीं रहता है, लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी से बाहर आ जाए तो वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। अनसाउंड माइंड से बाहर आ जाए, पागल हुआ था, ट्रीटमेंट के बाद एकदम सही हो गया, मेडिकली प्रूव होने की नाउ इज ओके, तो फिर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो साउंड माइंड का होना चाहिए। अच्छा, मेजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोलने की बात ही नहीं, मेजर तो होना ही चाहिए ऐसा। चलो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने लगते हैं एलएलपी में? एटलीस्ट 2 पार्टनर लगते हैं। और कभी भी एलएलपी में 2 से कम पार्टनर हो जाए तो वो जो एक पार्टनर है उसको 6 महीने मिलते हैं वापस 2 का लेवल लाने में। 6 महीने में 2 ले आए तो ठीक, अदरवाइज कॉर्पोरेट वेल उड़ जाएगी और उन 6 महीने और उसके बाद के सभी ट्रांजेक्शन के लिए वो पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा। उसकी लिमिटेड लायबिलिटी कैसे हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। याद आ रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया। डेजिग्नेटेड पार्टनर, हाँ भाई, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए एलएलपी में? एटलीस्ट 2, जिनमें से एक का क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट इन इंडिया। और यहाँ रेसिडेंट इन इंडिया मतलब 182 वाला रेसिडेंट के 120 दिन वाला, 120 दिन इंडिया में उसको स्टे करना कंपलसरी। कब? प्रीसीडिंग 1 ईयर में। देखो, ओपीसी में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन रुकने के बाद बोली थी, और यहां पर प्रीसीडिंग ईयर में अगर फाइनेंशियल नहीं लिखा है मतलब कैलेंडर ईयर में। अंतर समझ रहे हो? या पिछले 1 साल में, जिस साल आप उसको एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हो 2 लोगों को, उन 2 में से किसी एक का पिछले 1 साल में, पिछले कैलेंडर ईयर में इंडिया में एटलीस्ट कितने दिन स्टे करना जरूरी है? 120 दिन। ये छोटी छोटी बारीक बातें पकड़ा करो, अपन इंटरप्रिटेशन के बच्चे ना, इंडिया में ये खेल अपन नहीं खेलते हैं इतना तगड़ा। वाह, आगे बढ़ो। अगर किसी एलएलपी में 2 पार्टनर हैं और दोनों के दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा? तो फिर दोनों के नॉमिनी शैल एक्ट एज डीपी। अगर एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट हो तो इंडिविजुअल बॉडी वो बनेगा डीपी और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी। और 2 इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट हो तो फिर मतलब प्रायोरिटी या प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? हमेशा इंडिविजुअल को ही दिया जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या होना जरूरी है? नेचुरल पर्सन होना यानी इंडिविजुअल होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब आगे, अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, तो ये अपन ने पढ़ लिया है ना, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत तगड़ा करा था अपन ने उस समय जब करा था, वो टाइम लिया था अपन ने। हाँ, अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में पहले से ही लिखा है कि हमारी एलएलपी में बनने के बाद कौन लोग फर्स्ट डीपी होंगे, तो फिर वही लोग हमारे फर्स्ट डीपी होंगे। और अगर नहीं दिया है तो फिर जो पी होंगे वही डीपी हो जाएंगे। ठीक, अथवा अगर आपने ऐसा लिख रखा है कि हमारे सारे ही पी डीपी होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितने भी पी यानी पार्टनर बनेंगे एलएलपी इनकॉर्पोरेट होते ही वो सारे के सारे डीपी भी बन जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसमें मजा कम आएगा, फिर डीपी के महत्व खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, सारे के सारे कैप्टन हो जाएंगे तो फिर मजा क्या आएगा यार? कैप्टन वाइस कैप्टन 2 अलग रहे, बाकी 9 खिलाड़ी रहे तो मजा आता है। हाँ, तो स्टेट दैट, अगर एलएलपी डॉक्यूमेंट में स्टेट है ऐसा लिखा हो कि ईच पार्टनर शैल बी द डीपी, देन फिर एवरी पार्टनर विल बी द डीपी। चलो, अच्छा, कोई भी डीपी बन सकता है एलएलपी एग्रीमेंट के जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग्स में, और उसको छोड़ के जाना हो, सीज होना हो तो भी एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग्स में छोड़ के जाएगा। जितने दिन का नोटिस देने का लिखा है एलएलपी एग्रीमेंट में वो देके सीज होगा, और बनने के लिए जो जो एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करके ही बनेगा। मतलब एलएलपी में डीपी के तौर पे अंदर आने के लिए भी एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करना है, और आए हुए डीपी को बाहर जाने के लिए भी एलएलपी एग्रीमेंट का फॉलो अप करना है। क्या बोलते हो, आसान है? ईमानदारी से बोलो, चैप्टर आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। अच्छा, जब तक कि किसी व्यक्ति ने अपनी प्रायर कंसेंट एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए इंडिविजुअल ने जब तक अपनी प्रायर कंसेंट नहीं दी हो तब तक वो शैल नॉट बिकम एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक, अच्छा,
अच्छा, कौन से फॉर्म और मैनर में देगा? जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है, ये सब पूरा एक्ट में प्रिस्क्राइब फॉर्म ही चलेगा वैसे भी। अच्छा, हर एलएलपी ने क्या, हर इंडिविजुअल जिसने अपनी कंसेंट दी है वो आरओसी को भेजना पड़ेगी फिर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट? मतलब मैं क्या दूंगा अपना कंसेंट लेटर और अपनी सारी डिटेल वगैरह किसको? एलएलपी को। और एलएलपी मेरे अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर मेरे कंसेंट, मेरी जानकारी सब कुछ किसको भेजेगी? आरओसी को, कि भाई किसको हमने डीपी बनाया है, कौन डीपी का काम कर रहा है, ये सब आरओसी को जाएगा। फिर हाँ, इसके अलावा इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सेटिस्फाई सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा और भी जो भी प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करेगा। जैसे भाई मान लो यहाँ तो मेन बात ये लिखी कि भाई वो पार्टनर बनने के लिए क्या जरूरी है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये तीनों अगर पार्टनर बनने की रिक्वायरमेंट है तो डीपी बनने की भी है कि नहीं है? क्योंकि एवरी डीपी इज ए पी बाय डिफॉल्ट। तो ये तीन कंडीशन तो लगी रही, जो पी पे लग रही वो डीपी पे भी लग रही। इसके अलावा सच अदर रिक्वायरमेंट, जैसे अगेन फॉरेन सॉवरेन नहीं होना चाहिए, विदेशी एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, सजा नहीं काट रहा हो जेल में ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। तो वो जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वो भी उसको फुलफिल करनी ही पड़ेंगे। सही है। फिर एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल हैव अ नंबर जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरओसी से मिलेगा। कौन सा नंबर? जैसे कंपनी में डिन लगता था डायरेक्टर के लिए, एलएलपी में डी पिन लगता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट से इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। क्विक, सिर्फ नाम हेडिंग का नाम लेंगे, आपको हाँ बोलना है, सबको आता है इसके बारे में, कंपनी जैसी है सारे। बॉडी कॉर्पोरेट होती है, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी। कितने लिखे सर एग्जाम में? इस पे क्वेश्चन आ जाए तो एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। 5 नंबर का है, 7 लिख के आ जाना। 1-2 वहां पे 1-2 एक्स्ट्रा लिखना चलता है, मतलब ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ बेयर मिनिमम करो, लेकिन चूंकि कहीं रिटर्न या अनरिटर्न रूल नहीं है कि 5 नंबर में 5 ही लिखते हैं। अगर ऐसा होता है कि राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी तो मैं बोलता कि 5 लिखो, पर चूंकि 5 नहीं लिखा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी और 5 नंबर का है, तो फिर 5 लिखना रिस्की हो जाएगा। 1-2 तो ज्यादा कम से कम लिखना ही चाहिए। 7 लिख दो, 8 लिख दो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि है 15-16 उसमें से अपन 7-8 लिख दो। अच्छा, एलएलपी के पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट नहीं होते, पर वो एलएलपी के एजेंट होते हैं। ठीक। पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, फर्म के भी एजेंट होते हैं। और कंपनी में मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते और कंपनी के भी एजेंट। वहां पे डबल क्रॉस, यहाँ पे डबल टिक। एलएलपी में एक क्रॉस एक टिक, हाइब्रिड फॉर्म में ना, एक इसका ले लिया एक इसका ले लिया, ऐसे याद रहेगा। चलो अच्छा, फिर एलएलपी एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलती है। एलएलपी सब कुछ एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? कौन बनाता है इसको? इंसान, लॉ के तहत, इसलिए आर्टिफिशियल है। कॉमन सील क्यों? इसकी खुद की सिग्नेचर है, बॉडी कॉर्पोरेट इसलिए। अगर बट इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, और नहीं तो फिर उसके डीपी साइन करते हैं, क्योंकि डीपीज आर द सिग्नेटरी ऑफ एन एलएलपी। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड अप टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। इसका बिजनेस कौन मैनेज करते हैं? सारे पार्टनर्स मिलकर ही करते हैं, लेकिन कंप्लायंसेस की और सिग्नेटरी मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके फॉर्म वगैरह भरने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की होती है। पक्का ना? मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस प्रॉफिट के लिए होगा। एलएलपी कभी भी चैरिटेबल या सेक्शन 8 या नॉन प्रॉफिट का काम नहीं कर सकती। एलएलपी की इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार चाहे तो स्पेशल किसी बॉडी को अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है, अगर उसके अंदर के मामले अफेयर्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है या देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ काम हो रहा है, तो फिर कर सकती है। क्या एलएलपी का मर्जर किसी दूसरे एलएलपी के साथ हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट। क्या एलएलपी कन्वर्ट हो सकती है दूसरे फॉर्म में? नहीं, पर एलएलपी में दूसरे फॉर्म कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ, कौन से? पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2nd, 3rd एंड 4th रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस एक्ट, टू दिस एक्ट। इनफैक्ट आया समझ में? आया? बड़ा आसान। और एलएलपी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से फाइल होते हैं? ई फाइलिंग होती है www.msk.gov.in की वेबसाइट से सारा काम। हाँ भाई, निमोनिक बोलो। फील लो किया था? बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी हम बीमार हो रहे थे तो वो फील लो नहीं हो रहा था हमको हो रहा था फील एएफ। बीमार हो रहे थे ना तो फील एएफ हो रहा था हमको। बताएं कैसे? देखो भाई, इट इज बेस्ड ऑन अग्रीमेंट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इजी टू फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और इजी टू डिसॉल्व। तो FEELAF, when you are ill you feel AF। समझ आ गई क्या बात? समझ गए बच्चे? भी छोटा बच्चा, अच्छी बात। अरे आ गई यार। छोड़ो, दिमाग में मत लगाओ। हाँ हर्ष प्रणाम बेटा। सुनो, किस पे बेस्ड है एलएलपी? एडवांटेज बोलो, पूरी की पूरी एग्रीमेंट पे बेस्ड है। ठीक, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर की, इंटरनल मैनेजमेंट की, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, कैपिटल स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। FEELAF। अब मैं नहीं बताऊंगा इसके आगे। हाँ, एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जाता है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आरओसी के पास, नाम बोलो उस डॉक्यूमेंट का। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। भाई कितने लोगों की साइन चाहिए एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे एटलीस्ट 2 लोगों की, जो कि क्या करने के लिए आए हो? लॉफुल बिजनेस, जिससे कि क्या कमाना चाहते हो? प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो वो अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें। कंपनी में 7 लोग सब्सक्राइब करते थे, प्राइवेट पब्लिक हो तो, प्राइवेट हो तो 2, ओपीसी हो तो 1। उसी तरह से एलएलपी हो तो कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को? 2। ठीक, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप लिख के अपने घर पे रख लोगे या आरओसी को भेज दोगे? आरओसी को भेज दोगे। फ्री में भेजोगे या फीस के साथ भेजोगे? लिफाफे में रख के भेजोगे या फॉर्म के साथ ऑनलाइन अटैच करके भेजोगे? तो विद इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड विद प्रिस्क्राइब्ड फीस यू विल फाइल द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद आरओसी। बराबर ना? ऐसा सिंपल मतलब याद कर। अच्छा, आरओसी क्या आपसे एक डिक्लेरेशन भी मांगता है? तो वो डिक्लेरेशन ऐसे चंगू मंगू सड़क छाप किसी भिखारी से करवा के लाते हैं या किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से कराते हैं? तो एक आध ऐसे प्रोफेशनल का नाम लो जिसके पास कुछ प्रोफेशनल डिग्री हो। अरे बेटा सर, हाँ, एडवोकेट बोलते समझ में आता, सीएस बोलते समझ में आता। चलो, तो कौन साइन करेगा? कौन साइन? मेरी बात सुन लो। सीए, आज बात सुन, सीएस में भी सीए तो है ना? कहाँ है अलग यार? इतना अलग अलग करते, बिल्कुल दूर कर दिया मेरे को अपने आप से, इतना पृथक कर दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट वेल उठा दी। तुम्हारे बीच के यार, कहीं दूसरे ग्रह से थोड़ी आए। हाँ, तो कौन से प्रोफेशनल की साइन चाहिए? सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट इन प्रैक्टिस हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। उससे इस बात की सिग्नेचर चाहिए डिक्लेरेशन पे कि भाई इस एलएलपी एक्ट में एलएलपी बनाने की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो गई है। तो कितने डॉक्यूमेंट हो गए अभी तक? एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जिसपे सब्सक्राइब होगा और एक डिक्लेरेशन जिसपे ये साइन होगी। तो एक साइन तो इनकी हो गई, और दूसरा वो जो सब्सक्राइबर थे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के 2, उनमें से किसी एक की साइन। तो ऐसे कुल कितनी साइन हो गई? 2 साइन। किस पे? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पे। वो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अभी हमने यहां पे बात की थी, उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा ये तो बता दो। बोले एलएलपी का नाम, बिजनेस जो हम करने वाले हैं वो, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कहाँ होगा, कौन कौन लोग पार्टनर बनेंगे इनकॉर्पोरेशन पे, कौन कौन लोग डीपी बनेंगे इनकॉर्पोरेशन पे, और भी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बॉर्न डीपी, बॉर्न डेजिग्नेटेड पार्टनर। आप में से कौन समझता है कि हम एलएलपी में जाएंगे तो सिंपल पी बन के नहीं जाएंगे, वी आर बॉर्न डीपी में जाएंगे तो डीपी बन के जाएंगे? अपन सब ऐसा सोचते हैं भाई, ऐसा मान लो ना, उसमें जाकर है। तो बी से बिजनेस की जानकारी, ओ से अदर जानकारियां, सच अदर इंफॉर्मेशन, बी ओ। आर से रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, एन से नेम ऑफ द एलएलपी, डी से डेजिग्नेटेड पार्टनर, और पी से पार्टनर की जानकारी। हो गया बॉन्ड डीपी? याद रहेगा निमोनिक? ये तो आसान है। एलएलपी में बॉन्ड डीपी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के
कंटेंट्स, है ना शार्प बच्चे, आप लोग शार्प काम करा करो। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति एलएलपी के डॉक्यूमेंट में झूठी जानकारी दे दे आरओसी को तो कितने साल की सजा? जल्दी बोलो। हाँ जी, 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। कुछ भी जानकारी आरओसी को झूठी कभी 5 लाख, सॉरी 10,000 से 5 लाख तक का जुर्माना। ये इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, कौन आया था पूछने मेरे से सर इसमें क्या लिखेंगे? इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, लेमन भाई आया? तो स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखना, फिर ये भी लिखना। When all the requirements have been complied with, जब सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो जाती है तो 14 दिन का समय लेता है कौन? आरओसी, सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करने के लिए। थैंक यू राम भैया। और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेता है? रजिस्टर, अपने रजिस्टर में एंटर कर लेता है और फिर क्या देता है आपको? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐसे ही दे देगा या सील साइन करके देगा? सील साइन करके देगा। क्या वो सर्टिफिकेट इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है? अब चाहे पीछे गलतियां भी हुई हो, 2-4 फॉर्म कम भी भरे हो, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे आप क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकते। एलएलपी तो अस्तित्व में आ गई, एग्जिस्टेंस में आ गई। क्या बोलता है? समझ पक्का? फ्रूटफुल जा रहा है हमारे रिवीजन? हाया ना बोलो फटाफट से। ऑनेस्ट, अरे ऑनेस्टली बोलो ना, थोड़ा जोश में तो बोलो यार। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है इस बात की कि आप जोश में रहोगे हमेशा। हाँ, क्या एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो पहले तो ये बताओ कि रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना कंपलसरी है क्या? हाँ, ताकि वहां पर सारे कम्युनिकेशन भेजे जा सके और रिसीव किए जा सके। ठीक है, तो किसके नाम से भेजोगे? वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजोगे तो एलएलपी के नाम से या पार्टनर के नाम से या डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम से। किस मैनर में? प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जो भी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस दिया या तो वहां पे, या फिर अगर आपने फॉर टाइम बिंग अगर कहीं और का एड्रेस दे रखा हो तो वहां पे एलएलपी को भेज सकते हो आप। अगर एलएलपी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करती है तो क्या उसका नोटिस आरओसी को प्रिस्क्राइब फॉर्म में देना है और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में देना पड़ता है, 15 दिन 30 दिन जो भी हो। और अगर उस टाइम लिमिट में ना दो तो पेनल्टी कितनी लग जाती है? एलएलपी और पार्टनर्स पे 100 रुपीज पर डेज, अब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज। एलएलपी पे 50,000, एक मिनट, 100 रुपीज नहीं, 500 रुपीज पर डे, 500 रुपीज पर डे की पेनल्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 50,000। किस पे लगेगी ये? एलएलपी और पार्टनर, हर पार्टनर पे जिसकी गलती है सब पे लगेगी। ठीक, हाँ बोलो आगे। एक बार एलएलपी रजिस्टर होगी तो उसका इफेक्ट क्या आता है? इफेक्ट ये आता है कि वो अपने नाम से सुअर बी सूड हो सकती है। अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज, डेवलप एंड डिस्पोज इमूवेबल, मूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। भाई ठीक, फिर कॉमन सील चाहे तो रख सकते हैं इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन। और वो सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज जो एक नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट एंजॉय या सफर करती है, वही ये एलएलपी भी क्या करने लग जाएगी? एंजॉय या सफर करने लग जाएगी। जल्दी जल्दी करो, बताओ हर एलएलपी को क्या करना है अपने नाम के अंत में? एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पूरा लिखना पड़ेगा। नाम, अच्छा नाम बदल सकते कि नहीं बदल सकते हैं? अच्छा, नाम रखना हो तो कैसा नहीं होना चाहिए? अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। और किसी और एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत उससे नियरली रिजेंबलिंग, आइडेंटिकल या नियरली रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा फॉर्म कौन सा भरना पड़ता है नई नेम अप्रूवल के लिए, नेम रिजर्व कराने के लिए? ई फॉर्म 1। कितने दिन के लिए नाम मिलता है नई एलएलपी को? 3 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग एलएलपी को चेंज करना हो तो उसके लिए कोई ऐसे नहीं, उसके लिए भी टाइम लिमिट तो है, 3 महीने है, क्योंकि आपको अटका के रखा है, हमने नाम दे रखा है, और कोई और चाहे तो फिर वो ले नहीं पाएगा ना। तो आपको नाम मिल गया है, उसके बाद नाम चेंज करके चेंज हो गया है इस बात की जानकारी तो आरओसी तक पहुंचा दो। मतलब एज सच आपको वो, मतलब मुद्दा ये है कि वो 3 महीने के टाइम पीरियड में आपको वो ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3, वो जो इनकॉर्पोरेशन के स्टेप से वो पूरी नहीं करना है। लेकिन नेम चेंज की जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं कि प्रस्ताव पास करके नए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बना के, सॉरी नया एलएलपी अग्रीमेंट विथ न्यू नेम बना के और आरओसी को सूचित कर देना है कि हाँ हमने वो नाम चेंज कर लिया है, वो सारी रिक्वायरमेंट तो आपको पूरी करनी है। बेसिकली ये है कि वो 3 महीने की रिक्वायरमेंट किसके लिए है? न्यू एलएलपी के लिए है, जनरली ऐसे ही बोलते हैं अपन। आया समझ में? आया? ठीक,
अच्छा, एलएलपी का नाम चेंज करना हो तो हम वॉलंटरी भी कर सकते हैं, अभी जो ऊपर करा था अपन ने कि यार नाम बदल लो, सेम प्रोसेस है, जो नया नाम रखने के लिए है वही पुराना नाम बदलने के लिए। लेकिन क्या कभी कभी कंपलसरी चेंज ऑफ नेम करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आपका नाम किसी से आइडेंटिकल हो गया है, ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट कर रहा है, एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट से मिलता जुलता है, आइडेंटिकल है, या अनडिजायरेबल हो गया है, या अनडिजायरेबल था, गलती से आरओसी ने नाम दे दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आदेश देती है कि अपना नाम बदल लो। कितने महीने में उस आदेश का, डायरेक्शन का पालन करना है? 3 महीने में, और अपना कोई नया नाम रख लो। और आपने नहीं पालन किया तो एलएलपी अपनी तरफ से आपका नाम रख देगी, फिर सॉरी सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एलएलपी का नाम अपनी तरफ से रख देगी। आया समझ में आपको ठाकुर? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, इसलिए। हाँ, अच्छा, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने की स्टेप्स कितनी जल्दी बोलो? 3 स्टेप है। पहली, नाम रिजर्व कराओ ई फॉर्म 1 में। दूसरा, ई फॉर्म 2 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, एलएलपी की डिटेल, पार्टनर की डिटेल, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल, वो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाया था अटैच करके आरओसी को भेज दो। और तीसरा, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी अग्रीमेंट बना के आरओसी को भेज दो। ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3। बहुत ही बढ़िया। पार्टनर्स और उनके बीच में आपस में रिश्ता क्या होता है बताइए? कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकता है? भाई जिसने अपना नाम सब्सक्राइब किया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है। पहला पार्टनर तो वही है, और उसके बाद एलएलपी आगे चलती जाती है, और जो व्यक्ति एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर बनना चाहे वो बीच बीच में नए नए पार्टनर बन सकते हैं। तो शुरुआत में पार्टनर कौन बनते हैं? फर्स्ट पार्टनर्स, जो एलएलपी के डॉक्यूमेंट को, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करते हैं। कंपनी में भी यही होता है। फर्स्ट मेंबर्स कौन बनते हैं? जो एमओए एओ को सब्सक्राइब करते हैं, वो कंपनी बनती है, फर्स्ट मेंबर बन जाए। फिर नए मेंबर बहुत सारे जुड़ते जाते हैं, शेयर लेते जाओ, जुड़ते जाओ। पार्टनर्स का आपस में क्या रिश्ता है? बोले अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप एक्ट जैसा है। ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन पार्टनर्स शैल बी गवर्न्ड बाय एलएलपी अग्रीमेंट। अच्छा, एलएलपी अग्रीमेंट में अगर आप कोई चेंज करते हो कभी, तो क्या उसको भी आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है? अच्छा, चूंकि एलएलपी अग्रीमेंट पहले आपने अगर भरा हो तो कैसे साइन किया था आपने उसको? एज ए सब्सक्राइबर, तो वो आपको वापस से भेजना पड़ता है आरओसी के पास कंपलसरी। नाउ अब की बार एज अ पार्टनर टू मेक इट इफेक्टिव। तो बेटर क्या था? बाद में भेजो 30 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के बाद। अच्छा, कोई एलएलपी अग्रीमेंट आपके बीच में नहीं हो, या एलएलपी अग्रीमेंट तो हो लेकिन उसमें कुछ पॉइंट एब्सेंट हो, तो फिर उन मुद्दों पर किससे गवर्न होगे आप? सर, एलएलपी एक्ट के प्रोविजन से गवर्न होगे। कब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है एलएलपी से किसी व्यक्ति की? 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा आपको कम से कम। और अगर आपकी डीड में एलएलपी अग्रीमेंट में 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 15 दिन लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग करोगे। अगर वहां कुछ नहीं लिखा है तो एलएलपी एक्ट के हिसाब से 30 दिन का नोटिस दिए बगैर आप एलएलपी छोड़ के जा नहीं सकते। इसके अलावा और कितने तरीकों से आप पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी आपकी? बोले डेथ पे, एलएलपी के डिसोल्यूशन पे, कोई पार्टनर अनसाउंड हो जाए तो, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए तो। क्या कोई पुराना पार्टनर एलएलपी का अभी भी स्टिल बीइंग अ पार्टनर कंसीडर किया जाएगा अगर उसने अपने जाने का नोटिस, पब्लिक नोटिस नहीं दिया है और आरओसी को भी नोटिस नहीं दिया? दोनों में से कुछ भी नहीं किया है, मतलब दोनों करना जरूरी है। दोनों में से एक भी नहीं किया उसने, तो भी वो अभी भी पार्टनर कहलाएगा एलएलपी का। बराबर है? हाँ बोलो। अच्छा, फॉर्मर पार्टनर यानी कि एक्स पार्टनर जो छोड़ के जा चुका है, वो कब तक के लिए लायबल है? बोले वाइल ही वॉज ए पार्टनर, जब वो पार्टनर था तब तक उस दौरान जितने भी डेट्स इनकर हुए, फॉर्म ने जितने भी कर्जे लिए उनके लिए वो लायबल होगा, लेकिन जाने के बाद के डेट्स के लिए लायबल नहीं। लेकिन जाने के बाद के डेट्स के लिए भी लायबल हो जाएगा अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है या आरओसी को नोटिस नहीं दिया है तो। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला गया है या मर गया है तो वो या उसके रिप्रेजेंटेटिव को ये अधिकार रहेगा कि वो एलएलपी से प्राप्त करे उसके कैपिटल का शेयर और उसके प्रॉफिट का शेयर, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाया था और जो प्रॉफिट का शेयर। वही यार, सेम एज सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट कि भाई मेरे को मेरा पैसा तो दो, मैं जा रहा हूं बाहर तो। अच्छा, फॉर्मर पार्टनर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इंटरफेयर करने का अधिकार होगा क्या? कोई अधिकार नहीं होगा। अगर कोई पार्टनर अपना नाम बदलता है, एड्रेस बदलता है, तो उसकी जानकारी एलएलपी को कितने दिन में देगा? 15 दिन में। एलएलपी वो जानकारी उसी डेट ऑफ चेंज से 30 दिन के अंदर अंदर किसको देगी? आरओसी को। हर व्यक्ति हर चीज एलएलपी को बताएगा और आरओसी को एलएलपी बोलेगी, है ना? अच्छा, प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब फीस में जाएगा ये आरओसी को, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे। और अगर किसी पार्टनर के आने से संबंधित नोटिस है तो उसका कंसेंट लेटर भी लगेगा।
और अगर नहीं भेजते हैं किसी भी चेंज की जानकारी आरओसी को तो कितने का फाइन लगेगा एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे? 10,000 रुपए की पेनल्टी। अच्छा, आउटगोइंग पार्टनर को लग रहा है कि एलएलपी देना भूल जाएगी नोटिस आरओसी को, तो क्या वो खुद भी दे सकता है नोटिस? फिर आरओसी एलएलपी से कंफर्म करेगा और 15 दिन में एलएलपी ने कंफर्मेशन नहीं दिया तो आरओसी मान लेगा कि उस पार्टनर ने जो बोला है वो सही बोला है और वो फर्म से क्या हो गए, रिटायर हो गए। सही है। एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। अब देखिए, पार्टनर एज एन एजेंट, हर एलएलपी का पार्टनर एलएलपी का एजेंट होता है, ये बात तो हो गई थी। फर्म का एजेंट तो होता है, एक दूसरे का नहीं होता, ये हो गया था। अच्छा, ये वाली बात हो गई थी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी की लायबिलिटी कितनी है? तो बोले अगर किसी पार्टनर ने अनऑथराइज्ड काम किया है और सामने वाला पर्सन भी जानता है कि उस व्यक्ति को ये काम करने की अथॉरिटी नहीं थी, या वो उसको जानते ही नहीं कि वो एलएलपी का पार्टनर है, या वो उसको मानता ही नहीं है कि वो एलएलपी का पार्टनर है। जानना और मानना याद आया? या तो उसको पता ही नहीं कि वो जिसके साथ डील कर रहा है तो फिर तो उससे ही मांगना, एलएलपी से नहीं मांगेगा। या फिर तो उसको मानता ही नहीं कि वो एलएलपी का पार्टनर है, बिलीव बोल रहा है तो भी नहीं मान रहा है, तो फिर उसी से मांग, उसके लिए एलएलपी लायबल। क्योंकि काम कैसा हुआ है, एक तो अनऑथराइज्ड काम हुआ है और सामने वाला व्यक्ति या तो जानता है कि अथॉरिटी नहीं है, या फिर वो यही नहीं जानता है कि वो पार्टनर है जिससे वो डील कर रहा है, या वो यही नहीं मानता है कि वो पार्टनर है जिसके साथ वो डील कर रहा है। तो फिर ऐसे किसी ट्रांजेक्शन के लिए एलएलपी बाउंड नहीं होगी। मतलब तब वहां पर पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी वाला प्रोविजन नहीं लगाएंगे। और पार्टनर अगर फर्म एलएलपी का एजेंट नहीं है तो रूल तो ये है कि एजेंट की किए कार्य के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, पर जब हम एलएलपी का एजेंट ही नहीं मानेंगे उस केस में पार्टनर को, तो फिर उसके किए गए कार्य के लिए एलएलपी भी बाउंड नहीं होगी। लॉजिक समझ में आया क्या बोला? चलो, अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, एलएलपी के पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल गलत काम किया है या कोई ओमिशन करने जैसा काम नहीं किया या ना करने जैसा काम किया, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, तो उसके लिए कौन लायबल होगी? एलएलपी। अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी है तो वही पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 26 जैसे ही रूल लगेगा इसमें। यहाँ पे 27 है। अच्छा, एलएलपी के ऑब्लिगेशंस ओनली एलएलपी के होंगे, उसके लिए पार्टनर की पर्सनल एसेट, पार्टनर की वाइफ के गहने और पार्टनर के ससुर की जमीन लायबल नहीं होगी। और इतना ही नहीं, एलएलपी की लायबिलिटी किसको बेच के चुकाई जाएगी? शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। ये तो शुरू में कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था, एलएलपी इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स फुल एसेट्स, है ना। एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी चुकाएगी, अपनी प्रॉपर्टी बेच के चुकाएगी। पार्टनर की लायबिलिटी कितनी? बोले पार्टनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होते। हाँ, पार्टनर का जो एलएलपी में कंट्रीब्यूशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको ना देते हुए अगर कर्जा चुकाने के काम में लेना हो तो ले सकते हैं, जैसे कि माइनर का शेयर था पार्टनरशिप में बेनिफिशियरी के तौर पे वैसा। लेकिन माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता था, उसी तरह से पार्टनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। इवन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन एक दूसरे के लिए भी लायबल नहीं होगा क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। तो अगर कोई एक पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन करता है तो चूंकि म्यूचुअल एजेंसी लिए नहीं है इसलिए दूसरे पार्टनर लायबल नहीं होंगे। बढ़ो आगे। अच्छा, होल्डिंग आउट का अर्थ क्या बताया था मैंने? इस शब्द का मीनिंग क्या होता है होल्डिंग आउट का? प्रदर्शन। तब वर्ड बाय वर्ड सुनना, हाँ ध्यान से वर्ड बाय वर्ड सुनना। कार्तिक टहलानी सुनना बेटा, आज ही रिपीट हो जाएगा तो अपना काम एकदम मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का सी बैच के बच्चों का होल्डिंग आउट पार्टनर छूटा हुआ है, तो ये शब्द दिक्कत देता है बार बार। तो मैं समझ गया उस बच्चे को दिक्कत नहीं, दिक्कत सब सी बैच के बच्चों को होगी, तो एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको। तो वर्ड बाय वर्ड, कोई भी व्यक्ति, कौन? कोई भी व्यक्ति जो अपने शब्दों या कार्यों के द्वारा, बाय कंडक्ट और बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा अथवा कार्यों के द्वारा। कौन से शब्दों के द्वारा? बोले या तो लिखे हुए शब्दों के द्वारा या बोले हुए शब्द। तो शब्द दो प्रकार के हो गए, जो शब्द कौन से? स्पोकन या रिटन, अथवा कार्यों के द्वारा क्या करता है? बोले अपने आप को हिमसेल्फ रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करता है कि मैं इस एलएलपी का पार्टनर हूं, जबकि वो असल में नहीं है। अथवा कोई और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर है, टू बी ए पार्टनर, तो उसको जानते हुए भी परमिट कर रहा है कि वो हिमसेल्फ यानी उसी को पार्टनर के तौर पर रिप्रेजेंट करे। तो फिर दैट एनी पर्सन जो इस तरह से झूठ बोल रहा है या झूठ बोलने वालों को अलाउ कर रहा है कि हाँ बोल दे, झूठ बोल दे कि मैं पार्टनर हूं, दैट एनी पर्सन इज लायबल टू एनी पर्सन, यानी कि ही इज लायबल टू हिमसेल्फ। सॉरी,
बेइज्जती हो जाती है यार इस माइक, तब आदमी हंस भी नहीं सकता, हंसे तो ऐसी कैकोफोनी आती है। कैकोफोनी समझते हो? नहीं समझते? ओ, कर्कश आवाज, कर्कश आवाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्कश तो समझते हो कि वो कर्कश मतलब खराब सी आवाज, जैसे दरवाजे के चरमराने की आवाज जो आती है उस तरह से। अब कट कर देंगे ना इसको? नहीं, इतने कट तो मार दूंगा, तो बहुत ज्यादा कट नहीं चाहिए। हाँ, तो किसके प्रति लायबल होगा ये बताओ? ये एनी पर्सन के प्रति लायबल। ये एनी पर्सन मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है या हो रहा है, और एनी पर्सन यानी यहां पर थर्ड पार्टी, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने हु हैज, ये एनी पर्सन यानी थर्ड पर्सन, हु हैज इस झूठे रिप्रेजेंटेशन पे फेथ यानी विश्वास करके एलएलपी को क्रेडिट दे दिया है, उधार दे दिया है, उस व्यक्ति के प्रति ही विल बी लायबल। इवन इफ इज नॉट अ पार्टनर ही विल बी लायबल। अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता इस बात को, बोलो आया। लेकिन ये वो क्रेडिट लेके खुद भाग जाए तो वो लायबल है, लेकिन अगर वो क्रेडिट एलएलपी ने रिसीव किया है उस रिप्रेजेंटेशन से, मतलब ये हमारा पार्टनर है ऐसा बोल के, ऐसा झूठा रिप्रेजेंट करके, और वो मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्रेडिट एलएलपी ने रिसीव किया है, तो फिर एलएलपी उस क्रेडिट या फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए लायबल होगी, है ना। और अगर किसी पार्टनर के मरने के बाद उसका नाम एलएलपी के नाम में, या डिसीज पार्टनर का नाम अभी भी एलएलपी के नाम के पार्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इतने मात्रा से उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उस डिसीज पार्टनर की स्टेट लायबल नहीं हो जाएगी। याद करो, चंदन नाम था, और उसके जाने के बाद भी अगर नाम हम यूज कर रहे हैं, तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसीज पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव या उसकी स्टेट लायबल हो जाएगी। नाम तो नाम की जगह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, कॉर्पोरेट वेल उठने वाली बात हो गई यहाँ पे। गलत काम करोगे तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, जो भी गलत काम किया उसकी लायबिलिटी पूरी अनलिमिटेड होगी। तो इन केस ऑफ फ्रॉड, in the event of an act carried out by an LLP or any of its partners with an intent to defraud the creditors or any other person or for any fraudulent purpose, तीन चीजें, क्रेडिटर को धोखा देने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए, या किसी भी और तरह के फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से। कितनी बात बोली? तीन। डिफ्रॉड द क्रेडिटर, या डिफ्रॉड एनी पर्सन, या फिर इंटेंशन ही आपका पर्पज ही कोई ना कोई किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट पर्पज रहा हो, किसका? एलएलपी या उसके पार्टनर का। तो लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी और वो पार्टनर जो उस डिफ्रॉड करने वाले इंटेंट यानी इंटेंशन के साथ एक्ट कर रहे थे, उनकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। एलएलपी की तो वैसे अनलिमिटेड है। अब चक्कर ये है कि एलएलपी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों हो रही है यहाँ पे? वहां तो कॉर्पोरेट वेल उठती थी तो कंपनी लायबल नहीं होती थी, पीछे सिर्फ मेंबर लायबल होते थे। तो यहाँ एलएलपी का अर्थ ये है कि भाई सारे ही पार्टनर मिलकर फ्रॉड कर रहे हो, तो फिर तो पूरी एलएलपी कर रही है, तो फिर एक तरीके से एलएलपी कर रहे हो। और अगर सारे नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्टनर कर रहे हैं, तो फिर दोज पार्टनर्स हु वर हैविंग दोज मैलिशियस इंटेंशंस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस। इसलिए अगर सारे ही मिलके कर रहे हैं तो हम बोल देंगे एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और सारे मिलके नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टनर कर रहे हैं, बाकी दो इनोसेंट है, वो बेचारे उनको मालूम ही नहीं फ्रॉड हो रहा है, तो फिर वो पार्टनर्स एज द केस में भी, या तो एलएलपी और द पार्टनर्स हैविंग सच फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस एज द केस में भी, उनकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। कौन से ट्रांजेक्शन के लिए? उन सारे या उनमें से जो जो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन वाले हैं, उन सब डेट्स के लिए वो पर्सनली लायबल होंगे, वो पैसा फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी। तब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी लायबिलिटी तो इतनी हिसाब जितना कंट्रीब्यूशन है, नहीं, अब पूरी अनलिमिटेड। अब आपको घर से भी लाके देना पड़ेगा अपने पर्सनल एसेट्स पे। आया समझ में बोलना क्या चाह रहे हैं? गलत काम के केस में। आगे, अगर किसी दूसरे पार्टनर को इस बात का बेचारे को नॉलेज ही नहीं था, ठीक, या उसको अथॉरिटी नहीं थी वो काम करने की, सॉरी, अगर एलएलपी को नॉलेज ही नहीं था या एलएलपी ने उस पार्टनर को उस काम की अथॉरिटी नहीं दे रही थी, और फिर अगर वो पार्टनर पर्सनली ऐसा कोई काम कर देता है, तो फिर उस केस में एलएलपी शैल नॉट बी लायबल। आया समझ में? हाँ, सीधी सीधी बात है। मान लो किसी पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी उसको अथॉरिटी दे ही नहीं, मना कर रखा है कि ये काम मत करना, फिर भी वो करता है, तो ऊपर पढ़ो ना, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। अगर कोई पार्टनर अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी करता है तो उसके लिए एलएलपी विल नॉट बी लायबल। तो वही तो बात यहाँ पे नीचे वापस से आ रही, याद आया कि अगर किसी पार्टनर ने कोई अनऑथोराइज काम किया है, लिखा है ना, कैरिड आउट बाय अ पार्टनर विदाउट द नॉलेज या विदाउट द अथॉरिटी, ये विदाउट द कॉमन है, हाँ, विदाउट द नॉलेज या विदाउट द अथॉरिटी ऑफ एलएलपी। तो अगर नॉलेज नहीं है तो फिर एलएलपी बच जाएगी,
और अगर अथॉरिटी नहीं है एलएलपी, मतलब पार्टनर को एलएलपी ने अथॉरिटी नहीं दी है, तो भी एलएलपी बच जाएगी। फिर उस केस में कौन लायबल होगा पर्सनली अनलिमिटेड? सिर्फ वो पार्टनर होगा। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है 5 नंबर का, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आईसीआई ने आज तक नहीं बनाया। भावेश, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन एन एलएलपी इज लिमिटेड, दो देयर मे बी केसेस वेयर द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल बी अनलिमिटेड। फुल स्टॉप, कमेंट। बन सकता है ऐसा क्वेश्चन? आया समझ में? ये यहां पे लाना है अपने को। अनऑथराइज एक्टिविटी वाला जो ऊपर पड़ा था वो, प्लस फ्रॉड वाले केस में भी एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। लिख लोगे, बना लोगे? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। चल, अच्छा, ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से काम करोगे तो पनिशमेंट कितनी? 5 साल तक की जेल और 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, फाइन। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ आपने फ्रॉड करा है उस व्यक्ति को एलएलपी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज। भाई चालान में और उसमें गाड़ी ठोक दी में अंतर याद है? बताया था। ये जो अमाउंट है किसका है? बेसिकली एक तरीके से फाइन मतलब चालान गवर्नमेंट को जाएगा, और जिसको नुकसान करा है, जिसके साथ फ्रॉड करा है, उसको फ्रॉड से जो नुकसान हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन। वो अलग, रॉन्ग साइड में जाने का 2,000 का फाइन, और जिसकी गाड़ी ठोक दी रॉन्ग साइड में उसको 10,000 रुपया जुर्माना, सॉरी कॉम्पेंसेशन, जितने की गाड़ी ठोकी उतना। लॉजिक समझ में आया? तो ये कॉम्पेंसेशन है और ये फाइन है फ्रॉड करने का। लेकिन अगेन, अगर ऐसा कोई गलत एक्टिविटी किसी पार्टनर ने की है विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी ऑफ एलएलपी, तो फिर उस केस में एलएलपी लायबल। तो हर जगह बोला है कि कौन लायबल होगा? एलएलपी और उसके पार्टनर लायबल होंगे, लेकिन नीचे एक एक्सेप्शन दे दिया। लेकिन ये सब काम अगर एलएलपी की परमिशन के बिना हुआ है या उनकी अथॉरिटी दिए बिना करा है, पर्सनली परवारे करा है, तो फिर जिसने करा वही लायबल होगा। इन दैट केस एलएलपी विल नॉट बी लायबल। सीधी बात। विसल ब्लोइंग, बताओ फटाफट से, 1 मिनट का टॉपिक है। अगर एलएलपी का कोई पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एम्प्लॉय, कोई भी व्यक्ति कभी भी एलएलपी में होने वाली किसी भी गड़बड़ी को उजागर करता है इस शर्त पे कि मुझे सजा माफ कर देना या कम कर देना, तो उसे कहते हैं विसल ब्लोइंग। और ऐसे विसल ब्लोअर को, यानी इस प्रोसेस इज नोन एज विसल ब्लोइंग, ऐसे विसल ब्लोइंग के टाइम पे उस पार्टनर, एम्प्लॉय या डेजिग्नेटेड पार्टनर को सरकार ये प्रोटेक्शन दे रही है कि सिर्फ इस कारण से कि उसने अपने एलएलपी के पार्टनर्स या एलएलपी के अंदर हो रहे घोटाले को उजागर किया है, इस कारण से उस व्यक्ति को न निकाला जाएगा, न डिमोट किया जाएगा, न भेदभाव किया जाएगा, न सैलरी कम की जाएगी, न किसी प्रकार से उसके साथ कुछ थ्रेटनिंग वगैरह कुछ भी की जाएगी, कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। एक बात। दूसरा, लेकिन उसको यह करना पड़ेगा कि उसके उस विसल ब्लोइंग से कहीं न कहीं किसी को कन्विक्ट करने में, सजा देने में मदद मिली है, या इन्वेस्टिगेशन में कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे या कोई महत्वपूर्ण चीज हाथ लगी है, तो हम समझे कि उसकी विसल ब्लोइंग से फायदा हुआ। आया समझ में? है ना? उस पार्टनर या एम्प्लॉय ने कुछ ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की इन्वेस्टिगेशन में, अथवा उसकी इंफॉर्मेशन देने से, उस पार्टनर या एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन से एलएलपी या उसके पार्टनर या एम्प्लॉय को कन्विक्ट करने में हम लीड हुए। लीड मतलब वहां तक पहुंचे हैं। कहां तक पहुंचे हैं? कि हम उसको कन्विक्ट कर पाए। कन्विक्ट कर पाए मतलब दोषी साबित कर पाए। ठीक है क्या? बाकी तो क्रिमिनल लॉ की सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ा चुका हूं मैं आपको। कन्विक्शन, एक्विटल, कन्विक्ट, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस, सूट बता रखा है ना। सिविल में सूट बोलते हैं, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। सिविल में प्लेंटिफ डिफेंडेंट होते हैं, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन डिफेंस या एक्यूज्ड होता है। ठीक, एक मिनट। और एक्विटल मतलब बाइज्जत बरी होना, और कन्विक्शन यानी दोषी साबित होना। आप किसी भी केस के डिसीजन में दो ही चीजें होती है, या तो कन्विक्शन होता है क्रिमिनल केस में, या एक्विटल होता है। आई क्या बात समझ में? तो ये लॉयर्स की लैंग्वेज समझ लो। क्या हुआ भाई? रामलाल जी पे केस चल रहा था, थैंकफुली उनका एक्विटल हो गया। एक्विटल मतलब छूट गए। एक्विटल में क्विट है ना, क्विट यानी छोड़ देना, तो कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, एक्विटल हो गया। ठीक, ACQUITTAL, ACQUITTAL, एक्विटल यानी बाइज्जत बरी हो गए। और कन्विक्शन हो गया मतलब, तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन दिया क्या? नहीं। बच गया कल? बोलो हाँ। मोदी सर ने मामले में जो उन्होंने मानहानि का दावा किया था, याद है? पूर्णेश मोदी ने, गुजरात के विधायक ने, अभी बच गए, वहां से राहत मिल गई, तो अभी वापस से सांसदी आ जाएगी उनकी, फिर से संसद में जाके आंख मारेंगे, जो भी करना वही करते हैं। वहां जाके मोदी जी के गले मिलते हैं, अननेसेसरी गले मिलते क्या, गले पड़ते हैं।
देखा था मोदी जी का बिल्कुल ऐसे कि क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं, आगे जबरदस्ती जाके गले मिल रहे मोदी जी से। मोदी जी तो खैर क्या बोलो। हाँ, तो उनके साथ कोई धोखाधड़ी, सॉरी, कोई भी भेदभाव, हैरासमेंट, थ्रेटनिंग, सस्पेंशन, डिमोशन, डिस्चार्ज, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते, मियरली सिर्फ इसलिए क्योंकि बेचारे ने क्या दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी तुम्हारे खिलाफ। अच्छा, हाँ, क्लियर, इतना आया बच्चों। आगे, क्या आपको अपने फाइनेंशियल बातों का हर साल आरओसी को गुप्त रखना है या बता देना है, क्लोज कर देना है या डिस्क्लोज कर देना है? डिस्क्लोज, ओपन कर देना, डिस्क्लोजर कर देना, ठीक। तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, दो डॉक्यूमेंट मेन, एक एनुअल रिटर्न और एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। हर साल दो डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जाने कंपलसरी, पहला स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और दूसरा एनुअल रिटर्न, दो डॉक्यूमेंट जाना कंपलसरी। ये डॉक्यूमेंट एक तरीके से सीए के द्वारा ऑडिटेड डॉक्यूमेंट है, जो आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के 6 महीने के अंदर अंदर आरओसी के पास भेज देना है, 30 सितंबर के पहले पहले। और ये तो आपको खुद को ही बना देना है, साल भर में क्या कम ज्यादा हुआ, कौन आया कौन गया, क्या हुआ, साल भर का लेखा जोखा, मॉनिटरी लेखा जोखा नहीं, ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल क्या क्या हुआ आपकी एलएलपी में, ये जानकारी आपको देनी विद इन 2 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोजर। तो 2 महीने के अंदर अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है, एआर, एनुअल रिटर्न, और 6 महीने में कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, बेसिकली फाइनल अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी मतलब एलएलपी के केस में वी विल कॉल इट फाइनल अकाउंट्स। जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाओगे और अंत में उससे ये प्रूव हो रहा है कि आप सॉल्वेंट हो, इस साल इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हो, और क्या, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। अच्छा, आगे, क्या आपको अपने रिकॉर्ड वगैरह एक डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करके रखने, सिंगल की डबल, अक्रूवल बेसिस पे, हाँ वो भी चलेगा। तो कैश या अक्रूवल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम में आपको हर साल अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं। कब तक, बोले फॉर अ पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, 10-15 साल, जब तक भी किसी एक साल के अकाउंट्स आप अगले साल डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको मेंटेन कर, कि कल को कभी हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की गड़बड़ियां देखें तो पता तो रहे। जैसे सत्यम के रिकॉर्ड्स आरओसी के पास भी थे और कंपनी में भी थे, तो जब मान लो 10 साल बाद वो रिकॉर्ड्स खुले तो समझ में आया ना कि कहां कहां गड़बड़ी की थी, दे कुक्ड द बुक्स फॉर सो मेनी इयर्स। तो जब मेंटेन करोगे, संभाल के रखोगे तो पकड़ में आएगी ना, नहीं तो कहां से पकड़ में आएगी। और अब तो डिजिटल हो गया, पहले सब किताबों में होता था ना, तो किताबों को आग लगाना बहुत आसान होता था, फिंगरप्रिंट नहीं होते थे, डीएनए नहीं होते थे, तो जिंदगी कितनी बर्बाद थी, बोलो हाँ। आज टेक्नोलॉजी के बाद कितनी चीजें सरल भी तो हुई है और प्रूफ करना कितना आसान भी तो हुआ है ऐसा। तो 6 महीने में आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको साइन करेंगे, ऑब्वियसली सिग्नेटरी अथॉरिटी वही है। हर साल भेजना है आपको विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, विद इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड विद प्रिस्क्राइब फीस, एंड दिस शुड बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब रूल्स। कौन प्रिस्क्राइब करता है रूल्स एलएलपी के ऑडिट के? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब कौन रिकमेंड करके भेजता है? आईसीआई। अधिकतर ऑडिट के रूल्स कौन प्रिस्क्राइब करके देता है? सरकार को रेकमेंड कौन करता है? देश की ऑडिट की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन? आईसीआई। बायजूस के ऑडिटर की स्क्रूटिनी चल रही है आईसीआई में, मालूम है आपको? बायजूस में जो घोटाले हुए उसमें जो ऑडिटर है, आईसीआई ने कमेटी बनाई है उसके लिए कि देखिए जरा, क्योंकि यार ऑडिटर कहीं भी हुआ आईसीआई का मेंबर होगा ना, सीआई होगा, समझ रही? तो आईसीआई भी जिम्मेदार अथॉरिटी यार, क्या गड़बड़ हुई। और अगर मालूम पड़ता है कि बायजूस के ऑडिटर्स ने कुछ गलत किया है तो 5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है बायजूस के ऑडिटर पे, आईसीआई लगाएगी। हरी बात समझ में बोलना क्या चाह रहे हैं? मतलब जहां भी जाएगी वो सरकार को जाएगी, ऑब्वियसली अथॉरिटी को जाएगी पर पेनल्टी। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआई, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, डॉक्टर गलत करेगा किसी मरीज के साथ तो जेल जाएगा, वो अलग बात है, पर क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसकी जांच नहीं करेगा और उसके बाद उसकी मेंबरशिप सस्पेंड करना या नहीं करना? क्योंकि आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आप आईसीएआई को रिप्रेजेंट करते हो। तो आप कुछ गलत करोगे तो इसकी खबर आईसीआई भी लेगा कि भाई क्या चल क्या रहा है यार, हमारा प्रोफेशन बदनाम होता है ना इससे। बोलो हाँ, लोगों का ऑडिटर से विश्वास उठेगा, कंपनी सेक्रेटरी पे से विश्वास उठ सकता है। तो हम लोग इतने, मतलब समझ रहे हो, गवर्नमेंट बॉडी है आईसीआई, उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा। जब सिग्नेचर की वैल्यू, मेरी बात सुनो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्क। अगर आपके सिग्नेचर में पावर है तो आप समझ रहे हो उतनी रिस्क भी तो है, क्योंकि उस सिग्नेचर का आपसे दुरुपयोग हो गया या ध्यान नहीं रहा और कुछ गलत हो गया
तो फिर आपको जेल भी तो जाना पड़ सकता है। सिर्फ पावर के लिए क्रेव नहीं करना चाहिए इंसान को, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी क्रेव करना चाहिए। और जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओ, पावर नहीं लेना चाहिए। बहुत तरीके की बात बोल दी मैंने, बात बात में लाइफ का फिलोसॉफिकल बात बोल दी। आप सोच रहे हो कि मेरे को पावर मिल जाए कि मैं किसी लड़की को संभालूं और उसके साथ घूमूं फिरूं और उसका अपने साथ जीवन चलाऊं, तो फिर उस लड़की के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली, पहले वो लेने के लिए तैयार हो कि नहीं, वो देखो। अरे बस मुझे पावर में ड्राइविंग सीट पे आना, स्टीयरिंग पे आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ब्रेक लगाना आना और कंट्रोल करना आना चाहिए। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब ले पाओ, तब आप फिर उसके साथ आने वाले बेनिफिट्स को लेना। ऐसा खैर लाइफ का रूल है तो। और अगर इन सब प्रोविजंस को फुलफिल ना करो तो इसकी कुछ कुछ पेनल्टीज है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो इस पेनल्टीज को पेनल्टी कैसे बताई थी मैंने, ये थर्ड पॉइंट था, इसको थर्ड पॉइंट बनाया था ना। अच्छा, ये जो पेनल्टी है इसको एबीसी नाम दिया था, फिर मैंने इसको 4 दिया था। हाँ, और ये पेनल्टी थी, इसको ए नाम दिया था और इसको बी। तो थर्ड की जो पेनल्टी वो ए में है और 1 to 4 की पेनल्टी बी में है, बराबर ऐसा। चलो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताया था आपको। सेक्शन 3 ऑफ सीए एक्ट के तहत जो आईसीएआई नाम की बॉडी बनी है, वो इस एलएलपी की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की रिकमेंडेशंस भेजती है किसको, सीजी को। और सीजी फिर किसके साथ कंसल्ट करती है, एनएफआरए को। और एनएफआरए के साथ कंसल्ट करके फिर अकाउंटिंग के और ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लागू करती है, प्रिस्क्राइब करती है। ये अमेंडमेंट आया है बाद में सेक्शन 34A। जनरली इस तरह का ए जब आ जाए 34A 2A, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जनरली जब कभी आपको ऐसा अल्फा न्यूमेरिक ए मिल जाए कहीं पे बिना ब्रैकेट के साथ में, समझ जाओ ये बाद में इंसर्ट करा अमेंडमेंट से डाला है। ए फॉर अमेंडमेंट याद रखना आप। तो इस तरह के सेक्शन जनरली ओरिजिनल नहीं होते हैं, ये बाद में ऐड किए जाते हैं अमेंडमेंट से। अब मान लो 17 सेक्शन बन गए, तो इस सेक्शन को अलग से 71वां भी तो बना सकते थे। 34 के बीच, 34 और 35 के बीच में 34A नाम क्यों दिया, क्योंकि फिर ये उससे जुड़ा हुआ है ना। तो लगे हाथ 34 और 35 के बीच में एक नई चीज डालने की इच्छा हुई तो फिर को 34A नाम से डाल दो। आया समझ में। फिर बी भी होते हैं 34, फिर आगे और मतलब इसमें तो नहीं है, लेकिन किसी किसी एक्ट में आपको ऐसा भी लगेगा कि पूरी सीरीज डाली है, 65A B C 3 डाल दिए पूरे एक साथ अमेंडमेंट करके, क्योंकि तीनों लगे हुए थे, जुड़े हुए थे एक दूसरे से। इसके पढ़ना सिखा रहा हूं लॉ में, कभी ऐसा कुछ देखने में आया तो अपने बच्चे को मालूम होना चाहिए ना, आगे तक की तैयारी पूरी। एनुअल रिटर्न 60 दिन के अंदर भेजना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी कि अगर हर साल 31 मार्च को क्लोज होते हो तो आपको 31 मई के पहले पहले एनुअल रिटर्न भेज देना है, मतलब लास्ट 31 मई है। साइन कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। नहीं भेजो तो 100 रुपए रोज की पेनल्टी, मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे 100 रुपए पर डे की पेनल्टी, मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। एलएलपी पे 1 लाख मैक्सिमम और डीपी पे 50,000 में। एलएलपी का कन्वर्जन 2 मिनट में, बोलो कोई। एलएलपी का कन्वर्जन, सॉरी पार्टनरशिप का कन्वर्जन एलएलपी में होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल अनलिस्टेड, सॉरी प्राइवेट कंपनी का, और अनलिस्टेड पब्लिक का अकॉर्डिंग टू 4th शेड्यूल टू द, देख रहे हो, ठीक है। फिर एक बार आप कन्वर्ट हो गए तो आपको फिर कंसर्न आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप पहले आरओएफ में थे तो अब आपको आरओसी से, और अगर पहले कंपनी थे प्राइवेट या पब्लिक तो आरओसी वही रहेगा आपका, तो फिर वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको एलएलपी में कन्वर्ट होने के बाद पुराने वाले को बताना पड़ेगा कि अब मैं आपके दायरे में नहीं आती, अब मैं एलएलपी बन चुकी हूं, अब आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अब मैं किसी और की हो चुकी हूं, अब तो मुझे बार बार फोन लगाया मत करो। तो अपने बीच में जो इतने साल का संबंध था और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बोले वो गया, अब मैं इधर कन्वर्ट हो गई हूं, अब मैं इनकी हूं, अब तुमको कुछ नहीं भेजूंगी, कोई मैसेज नहीं भेजूंगी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाबू सोना। आया समझ में। तो अब कोई भी फाइलिंग आरओएफ को करेंगे या आरओसी को करेंगे, ये बता दो आप। ठीक, अब तो बदल गया, सरनेम बदल गया, पति बदल गया, सब बदल गया। हाँ भाई, अच्छा, नॉटविथस्टैंडिंग का क्या चक्कर था वो ये बताओ। किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, एक बार एलएलपी में कन्वर्ट हो गई आपकी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, तो फिर उसकी सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, जो भी कुछ थे, राइट्स एंड ड्यूटीज, सब
वो सब उधर के खत्म होके इस एलएलपी में आ जाएंगे, अपने आप इधर शामिल हो जाएंगे। एक बार शादी हो गई तो उस लड़की के कमरे में जितनी भी उसकी पेंटिंगें पड़ी थी, उसके जितने भी चौरसिया पान के कर्जे थे, वो सब कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज जो वहां के थे, तो लड़की के पान वालों के कर्जा नहीं ले सकते क्या लड़की? अरे भाई आते जाते वो माउथ फ्रेशनर खरीदती है वहां से। अब ये मत पूछना क्यों, आए ना समझ में, हर चीज नहीं बता सकते। हाँ अभी छोटा बेटा भी नहीं समझेगा क्यों खरीद, तो उधार पे खरीदती भैया लिख लेना मेरे नाम से। लड़का भी, अच्छा पान वाला भी सोचता है कि चलो यार लड़की माउथ फ्रेशनर ले रही तो किसी बच्चे का भला ही होगा तो वो उधार दे देता था, मतलब ऐसा। हाँ क्या बोल रहा था, ये जानवी को अभी तक समझ में नहीं आया, ऐसे देख रही मेरे को समझ में आया कि नहीं? हाँ तो भाई जो है वो जो भी कर्जे थे पुराने, वो अब किस पे हो जाएंगे? वो कर्जे राशि मल्होत्रा नाम से लिए थे और अब ये राशि जो है वर्मा हो गई, तो ये कर्जे ऑटोमेटिकली राशि वर्मा के हो जाएंगे सारे। आया समझ में? तो पहले वो पार्टनरशिप थी, कर्जे लिए थे, पर अब वो कन्वर्ट हो गए एलएलपी में, तो वो कर्जे ऑटोमेटिकली एलएलपी पे चढ़ जाएंगे, वो राइट सारे एलएलपी के हो जाएंगे, चाहे फिर किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो, सब कुछ एलएलपी का हो जाएगा। चलो भी शार्प बच्चों, यही इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सारी टेंजिबल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सारी सब कुछ उस एलएलपी की हो जाएगी, चाहे फिर किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ। ये भी हो गया। चलो फॉरेन एलएलपी, भारत के बाहर बनी इंडिया में आई, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस लगा सकते हैं, जरूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्पावरिंग सेक्शन है, या तो विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन या विथ और विदाउट एक्सेप्शन, या तो पूरे भी लगा सकते हैं या कुछ मॉडिफाई या एक्सेप्शन के साथ भी लगा सकते हैं, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट। और अदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म यानी अलग अलग दूसरे लॉ भी उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, विथ और विदाउट एक्सेप्शन। बहुत बढ़िया। एलएलपी का वाइंडिंग अप दो तरह से होता है, या तो वॉलंटरी या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा। वॉलंटरी मतलब पार्टनर ही चाह रहे हैं मिलजुल के और आरओसी को फॉर्म भर के भेज दिया, वाइंड अप करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जस्ट लाइक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, उसमें तो कुछ होता ही नहीं, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और दूसरा विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ठीक, तो ये ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, तो सेक्शन 64। अब देखो एलएलपी वाइंड अप करती है ट्रिब्यूनल, अगर एलएलपी ने ट्रिब्यूनल को बोला हो कि आप करा दो, हमसे तो लड़ने झगड़ के हो नहीं पा रहा है, आप करा दो, अथवा 6 महीने से ज्यादा हो गए और आपके पार्टनर्स की संख्या अभी 2 से कम चली गई है, एक है ही नहीं, मिनिमम लेवल से नीचे चल रहे हो, या कर्जे नहीं चुका पा रही है अपने, या फिर आप देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, स्टेट पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो या टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, या फिर लगातार पिछले 5 सालों से लगातार या तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं भरा है आरओसी को, या फिर एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, आपके ऊपर अपनी मर्जी से वाइंडिंग अप चालू कर देगा। चलो, और आखिरी पॉइंट, एटसेट्रा एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। आया क्या समझ? आगे वाइंडिंग अप के क्या रूल्स हैं? एक्स्ट्रा पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है वाइंडिंग अप से रिलेटेड कि क्या कैसे क्या वाइंड अप करना है। दूसरा, क्या स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है इसके लिए सीजी चाहे तो? हाँ, अभी कुछ किया है नहीं किया है, अभी तो एनसीएलटी में चल रहा है, कल को हो सकता है नेशनल एलएलपी ट्रिब्यूनल बना दें, लेकिन अभी तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ही काम चल रहा है। हाँ, पावर जरूर है कि चाहे तो इस पर्पज के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बना सकती है, और इनफैक्ट नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल अलग अलग जगह स्थापित भी कर सकती है। जहां इंदौर में एक ऑफिस है एनसीएलटी का, बड़े बड़े शहरों में रहता है भारत में, इंदौर में है, आगे जाके हो सकता है कि अब छोटे शहरों में भी अब धीरे धीरे कारोबार बढ़ेगा, स्टार्टअप जो है अब छोटे शहरों में भी जाएगा, आ रही समझ में? तो धीरे धीरे मामला बढ़ेगा। अच्छा, अगर ट्रिब्यूनल के किसी भी आदेश से आप खफा हो, आपको जम नहीं रहा है, तो उसकी अपील कहां करोगे? तो अपेलेट अथॉरिटी कौन होगी? हाई कोर्ट विल बी। इसकी पूरी जानकारी डिटेल में अपन जानते हैं क्या करना है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस हर एलएलपी को एक एस्टैब्लिश करना जरूरी है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस एलएलपी का नहीं है, सरकार जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस बनाएगी, आरओसी ऑफिस मतलब बेसिकली, तो चाहो तो आरओ एलएलपी ऑफिस भी सरकार जितने चाहे उतने एस्टैब्लिश कर सकती है, एज इट डीम फिट, जितने वो अच्छा समझे, अच्छा माने, डीम यानी माने, फिट यानी सही, जितना वो सही माने उतनी क्वांटिटी में रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस खोल सकती है। ये सब एम्पावरिंग सेक्शन है, इनका कभी सरकार चाहे तो इस्तेमाल आगे कर सकती है। ये लैंग्वेज इजी की है, मॉड्यूल में प्राण निकल जाएंगे इसको पढ़ने में। ये लाइनें आप मॉड्यूल से पढ़ लेना, फिर उसके बाद इससे पढ़ लेना, तो आपको लगेगा कि यार वो तो प्राण ले रही, ये इजी है। इसको बहुत तरीके से आसान बनाई है मैंने,
है तो आप, और उससे पढ़ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे पढ़ो, आपको वो भी पढ़ना सिखा रखा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कठिन भी, पर ये ऐसे फुद्दू पॉइंट आने भी नहीं है और कोई काम के भी नहीं है, तो इसको इजी कर दिया थोड़ा सा। जहां जरूरी होता है वहां मैं लैंग्वेज इजी नहीं करता, बहुत बार ये भी बोला है मैंने कि यहाँ इजी कर देता तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाता है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन मांग रहा है, जहां पर ऐसी कोई जरूरत नहीं होती वहां मैं आसान कर, तो मिक्स एंड मैच किया है, ऐसा नहीं कि एक ही रूल फॉलो किया। कुछ छोटी छोटी सी बातें, अगर एलएलपी का कोई पार्टनर अपनी ही एलएलपी को पैसा उधार देता है या कुछ माल वाल उधार देता है तो उस रिस्पेक्ट में ही विल बी ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर एंड नॉट एज अ पार्टनर, और सेपरेट लीगल एंटिटी है तो आपको उसको पैसा चुकाना, जस्ट लाइक सैलोमन वाज द क्रेडिटर, कनिष्का बिल्कुल वैसे है। इसके बाद क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कभी आगे पीछे लग सकते हैं, फॉरेन एलएलपी छोड़ो इंडियन एलएलपी पे भी, तो बोले उसका भी पावर दे रखा है सेक्शन 67 में कि सरकार ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन जारी करके में यानी चाहे तो कंपनीज एक्ट के कोई प्रोविजन को एलएलपी पे अप्लाई कर सकती है अथवा एलएलपी पे अप्लाई करेगी विद सर्टेन एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन। लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन जब सरकार छापेगी तो उसके पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उसको अप्रूव कराएगी, और अगर दोनों ही हाउस उसको डिसअप्रूव कर देंगे तो फिर वो इशू ही नहीं होगा, या फिर दोनों हाउसेस उसको मॉडिफाई करके अप्लाई करने की बात करेंगे तो फिर वो उस मॉडिफाइड फॉर्म में इशू होगा एज द केस में भी। पढ़ना सिखा देते इस पॉइंट को, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या एलएलपी के सारे डॉक्यूमेंट की फाइलिंग अब इलेक्ट्रॉनिकली होती है ना, और कौन सी वेबसाइट पे, आरओसी की वेबसाइट www.mca.gov.in, और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आप आरओसी को सबमिट करते हो, आरओसी जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज देता है वो सबकी सिग्नेचर तो डिजिटल सिग्नेचर होती है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेफ एंड सिक्योर एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं इसमें नहीं लिखी होगी, उसके तहत सारी डिजिटल सिग्नेचर्स कैसी होती हैं, सिक्योर होती हैं। और फिर चूंकि सारा मामला सिक्योर है तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान एडमिसिबल एज एविडेंस है, चाहे आपने आरओसी को भेजो हो या आरओसी ने आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजा हो, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक एज इफ की वो कितनी वैलिडिटी उनकी, कितने वैलिड हैं, जितने की ओरिजिनली डॉक्यूमेंट होते अगर हार्ड कॉपी में हैंड रिटन फिजिकल फॉर्म में, जितने वो एडमिसिबल एज एविडेंस होते हैं उतनी ही एडमिसिबिलिटी एज एविडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की भी होगी। बोलो आया समझ में, बोलना क्या चाह रहे हैं, जल्दी बोलो आया ना। हाँ, और अगर इस एक्ट में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रिटर्न जो कुछ भी, एक जनरल पॉइंट है 69 जो फाइल करने जैसा था आरओसी को विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स, और वो अगर आप फाइल नहीं करते हो तो अगर उसकी कोई प्रिसाइज पेनल्टी वहीं लिखी है तो फिर तो वो वाली लगेगी, पर ऐसे कोई और भी दस्तावेज जो आरओसी को फाइल करने थे और उसके लिए कोई पेनल्टी उसके जस्ट नीचे नहीं लिखी हो तो जनरल पेनल्टी ये है, कौन सी, कि 300 डेज तक 100 रुपीज पर डे की एडिशनल फीस लगेगी। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट आखिरी बार फाइल हो जाना चाहिए था उस दिन के बाद से पर डे की फीस कितनी लगेगी, 100 रुपए पर डे अप टू 300 डेज, और 300 डेज भी पूरे हो जाएं तो 300 इंटू 100 30,000, फॉर्म फाइल करना था उसकी 500 रुपए फाइलिंग फीस, प्लस 300 दिन भी पूरे हो गए तो 30,000 रुपए वो, तो 30,500 प्लस 300 के ऊपर भी 100 दिन और हो गए, मान लो 400 दिन हो गए, तो उन 100 डेज की क्या पेनल्टी लगेगी ये सरकार डिसाइड करेगी। फिर वो लमसम हो सकता है 1,50,000 20,000, फिर देखो 300 तक की भी पेनल्टी तो है, उसके बाद क्या लगेगी फिर मैं नहीं जानता, ऐसे बोलते ना, चल 300 दिन में ही भर देना तो 100 रुपए पर डे की पेनल्टी में करा दूंगा, फिर उसके बाद भी लेट हो जाए तो बोले फिर जो सरकार लगा दे फिर मैं नहीं जानता। आया समझ में, उस फॉर्म तो तब भी फाइल हो जाएगा लेकिन एडिशनल फीस कितनी होगी ये सरकार तय करेगी फिर केस टू केस बेसिस पे। बोलो आया समझ में। चलो, कंपनी पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में डिफरेंस, बेसिस बोल दो, रेगुलेटिंग एक्ट तीनों का अलग अलग है, रजिस्ट्रेशन 1-2 का कंपलसरी है, पार्टनरशिप का ऑप्शनल है, नाम को लेके एलएलपी और कंपनी में गाइडलाइन है, पार्टनरशिप में गाइडलाइन नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी और एलएलपी है, पार्टनरशिप नहीं है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की संख्या कंपनी में 1, 2, 7 मिनिमम, मैक्सिमम 1, 200 नो लिमिट, ओपीसी प्राइवेट पब्लिक क्रम से, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम नो लिमिट, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 464 में 100, करंट लिमिट 50। नंबर ऑफ डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2, पब्लिक में मिनिमम 3, ओपीसी में मिनिमम 1 मिनिमम, और डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में मिनिमम 2 मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, और पार्टनरशिप में तो इस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं होता। माइनर पार्टनर पार्टनरशिप में एज ए बेनिफिशियरी हो सकता है, कंपनी में फुल्ली पेड अप शेयर का होल्डर हो सकता है, माइनर फुल्ली पेड अप हो तो
क्योंकि लाइबल नहीं होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। लेकिन एलएलपी में तो माइनर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मीटिंग्स करना कंपनी में कंपलसरी होती है, साल में बोर्ड मीटिंग करना, क्वार्टरली एक एजीएम करना मेंबर्स की। पार्टनरशिप में ऐसा कोई रूल नहीं है, एलएलपी में ऐसा कोई रूल नहीं है। एनुअल रिटर्न कंपनी और एलएलपी को भरना कंपलसरी, पार्टनरशिप को भरना कंपलसरी नहीं है। सोर्स ऑफ फंडिंग कंपनी में बहुत सारे सोर्स होते हैं, पार्टनरशिप में लिमिटेड सोर्स होते हैं, एलएलपी में भी पब्लिक फंड नहीं कर सकते, लिमिटेड सोर्स से पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन से ही चलती है। क्या बोलते हो भाई, धमाधम एकदम चकाचक। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। बाय, टेक केयर एंड किस। थैंक यू सो मच।